क्या आपने कभी सोचा है कि हाई स्पीड ट्रेन समंदर के अंदर भी चल सकती है? आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से जहां बहुत सी कंट्रीज ने हैरान कर देने वाले ब्रिजेस और रोड्स तामीर किए हैं, तो वहीं समंदर के अंदर टनल बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये टनल जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम टनल नहीं है, बल्कि ये समंदर के नीचे से गुजरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। इस टनल की लंबाई 50 किलोमीटर है, जिसको तामीर करने के लिए इंजीनियर्स को बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस टनल की तामीर इतनी ही मुश्किल थी, तो आखिर इस टनल को बनाने की जरूरत क्या थी? आज आपको इन सब हकाइक से आगाह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी, तो समंदर का एक हिस्सा जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है, इसने इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया। ये चैनल काफी फैला हुआ है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये काफी नैरो हो जाता है, जहां इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर रह जाते हैं। कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश भी की जा चुकी है, लेकिन इसी कोशिश में समंदर के इस हिस्से में तेज लहरों की वजह से बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 1980s में जब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी हर तरफ अपना लोहा मनवा रही थी, तो एक दफा फिर से इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के बारे सोचा गया। 1986 में इन दोनों ममालिक ने फैसला किया कि अब इस रुकावट को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और दोनों ममालिक ने कई महीनों की लंबी बहस के बाद आखिरकार एक अंडर सी टनल बनाने का एग्रीमेंट साइन कर लिया और इसे चैनल टनल का नाम दे दिया गया। एग्रीमेंट में ये फैसला किया गया कि दोनों ममालिक अपनी अपनी तरफ से टनल खोदना स्टार्ट करेंगे और ये टनल सेंटर पॉइंट में आकर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना तो दूर, इसे शुरू करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि समंदर के नीचे तकरीबन 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना सिर्फ एक इंजीनियर फर्म के बस की बात नहीं थी। बिल आखिर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि 10 मुख्तलिफ इंजीनियरिंग फर्म्स मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल करेंगी। अब सबसे बड़ा मसाला जो इंजीनियरिंग फर्म्स को फेस करना था, वो था टनल बोरिंग मशीन का, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना ही नहीं था, इसलिए इतने बड़े साइज की बोरिंग मशीन भी अवेलेबल नहीं थी। तो सबसे पहले खास डायमीटर की बोरिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। कंप्लीट होने के बाद ये मशीन 800 फीट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फीट होगा, जिसके आगे कार्बाइड के बहुत से तेज धार ब्लेड लगे होंगे और इसमें लगी हाइड्रोलिक इसको आगे की तरफ धकेलने का काम करेगी, जबकि मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक बेल्ट लगा होगा, जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक लेकर जाएगा और फिर ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर लेकर जाएगी। लेकिन ये मशीन अपने साथ बहुत से खतरात भी लेकर आई। समंदर के बॉटम से 250 फीट नीचे बोरिंग के दौरान अगर कहीं से पानी लीक हो गया, तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो कुछ ही सेकंड में इंसान और मशीन दोनों को बहाकर ले जाएगा। फिर सर्वे से ये बात सामने आई कि समंदर के नीचे चाक की एक लेयर मौजूद है, जो पानी के लीकेजेस को टनल में आने से रोक पाएगी। लेकिन फ्रंट साइड में समंदर के नीचे काफी क्रैक्स थे, जहां ये मशीन काम नहीं कर पाएगी, और इसके लिए अलग से एक नई मशीन बनाने का फैसला किया गया, जो टनल बोरिंग के साथ साथ एक सबमरीन भी होगी। मशीन तैयार होने के बाद अब जो रुकावट का सामना था, वो ये था कि इस मशीन को समंदर के नीचे पहुंचाया कैसे जाए। अब इस काम के लिए मशीन को डिसेंबल किया गया और एक एक पीस अलग से नीचे पहुंचाया गया, जिसको जमीन के अंदर जाकर दोबारा से असेंबल किया गया, जिसमें कई महीने लगे और लाखों डॉलर्स का खर्चा भी था। आखिरकार 1988 में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। ये काम जितना देखने और सुनने में आसान लग रहा है, हकीकत में काफी ज्यादा मुश्किल था। दोनों मशीनें अगर ठीक पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेंगी, तो दोनों टनल समंदर के नीचे एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस मसले को हल करने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया गया। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगाया गया और दूसरा फ्रेंच मशीन में, और दोनों गाइडेंस सिस्टम आपस में वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती, तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिसकी वजह से दोनों टनल्स वापस एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते थे। ये सिस्टम सही तरह से काम भी कर रहा था या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए ये फैसला किया गया कि आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीनों को बंद कर दिया जाए। फिर अगली साइड पर एक स्टील रॉड भेजकर कंफर्म किया जाए कि वाकई ये दोनों टनल्स की पोजीशन बिल्कुल ठीक भी है या नहीं। जैसे जैसे
से मशीन बोर करती जा रही थी, इसी स्पीड से चाक की लेयर को भी सील करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समंदर के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इस काम के लिए टनल के साइज जितने गोल कंक्रीट स्लैब फिट किए जा रहे थे, जो कि कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट में लगने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत थे। चैनल टनल में करीबन 7.5 लाख कंक्रीट के स्लैब इस्तेमाल हुए और इन स्लैब की एक पूरी रिंग का वजन 40 टन के बराबर है। यानी ये टोटल इतना कंक्रीट है कि जिससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। बोरिंग के बाद आखिरकार अब वो वक्त आन पहुंचा कि जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया था और प्लान के मुताबिक एक स्टील रॉड भेजी गई। दोनों टनल की पोजीशन तकरीबन ठीक थी, सिर्फ इनमें 10 इंचेस का फर्क था, जो कि अलाइनमेंट में ही आता है। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। दोनों मशीन में से एक को डिस्पोज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फीट मोटे कंक्रीट सीब लग चुके थे। यानी टनल का डायामीटर 50 फीट से कम रहकर अब सिर्फ 46 फुट बाकी था, जबकि बोरिंग मशीन का डायामीटर 50 फीट था। काम खत्म होने पर 50 फीट बड़ी मशीन 46 फीट के टनल में से वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए इस मसले का हल ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये बल्ली दी गई इंग्लैंड वाली मशीन की, जिसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ कर दिया गया और कई 100 फुट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया। फ्रंट मशीन आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रंट मशीन को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअसेंबल तो इंग्लैंड TBM को भी किया जा सकता था, तो फिर इसको दफन क्यों किया गया? बोरिंग मशीन को डिसअसेंबल करने में जितना खर्च आ रहा था, इससे कम खर्चे में नई मशीन तैयार हो रही थी। इसलिए कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि इनको कौन सा ऑप्शन नुकसान कम देता है। तो आखिरकार 13,000 सालों में पहली बार दोनों मालिक के दरमियान दोबारा जमीनी रास्ता बनने जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक वर्कर चुना गया। इन्होंने आखिरी चाक की लेयर को मैन्युअली जैक हैमर से तोड़ा और एक दूसरे से फ्लैग एक्सचेंज किए। कई सालों की खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। 6 मई 1994 को फाइनली इस चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल हैं, 2 ट्रेन के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हर रोज तकरीबन 60,000 पैसेंजर इस टनल को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि द अंबर वॉइस की इस वीडियो को भी आप भरपूर पसंद करेंगे। जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।